हेलो एंड वेलकम टू ब्रो का ब्लॉग। आज है 4 फरवरी और कल है दिल्ली में चुनाव। जी हाँ, और दिल्ली के चुनाव से रिलेटेड रहेगा हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस बार आम आदमी पार्टी तो शायद जीत जाए, बट केजरीवाल जी के जीतने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। और मेरा ये जो एनालिसिस होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेस पे होगा। मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दूंगा। आज हम देखेंगे 2008 से 2020 तक के इलेक्शन में किस तरह से वोटर टर्नआउट हुआ, कितने वोटर रजिस्टर्ड थे, उनमें से कितने वोट डालने आए, किस किस पार्टी को कितने वोट मिले, और इसके बेसिस पे मैं एनालाइज करूंगा कि इस बार केजरीवाल जी की सीट फंसी हुई क्यों लग रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस एरिया की जहां से केजरीवाल जी चुनाव लड़ते आए हैं 2012 से, जब उन्होंने भारत की पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा। और वो एरिया है न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 40 भी कहा जाता है। 2008 से पहले इसका नाम गोल मार्केट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी था। इस एरिया में राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, कनॉट प्लेस और इसके अलावा गवर्नमेंट क्वार्टर, एमपी रेजिडेंसीज, यानी कि जितना भी दिल्ली का जो पोश और एलीट एरिया है ना, वो सब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता है। और ये बहुत ही छोटे से साइज की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा एरिया नहीं है। आप मैप को जूम करके देख सकते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन से एरियाज आते हैं। पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित का वर्चस्व होता था और उन्होंने यहाँ से लगातार 3 बार चुनाव जीता था और दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि पिछले लगभग 30 साल से यहाँ से जो भी कैंडिडेट जीत रहा है वो मुख्यमंत्री बन रहा है। तो आइए अब नजर डालते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर डेटा पर। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं और एक्चुअल वोटिंग कितनी होती है। तो 2008 में हम देखेंगे रजिस्टर्ड वोटर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे 1,35,691, जिनमें से कि 76,000 वोट करने आए और 56.22% का वोटर टर्नआउट रहा। इसी तरह 2023 में रजिस्टर्ड वोटर्स जो थे वो 1,24,107 थे और उनमें से वोट करने 83,000 वोटर ही आए और 66-67% का हमारा वोटर टर्नआउट रहा। 2015 में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 64% के आसपास रहा। यानी 2020 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 1,46,750 रजिस्टर्ड वोटर थे, जिनमें से वोट करने सिर्फ 76,645 आए और 52% का वोटर टर्नआउट रहा, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये तो ऐसा एरिया है जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, सरकारी अफसर रहते हैं और फिर भी वो वोटिंग करने नहीं आ रहे, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। तो हम एनालाइज करेंगे कि ये जो वोटिंग हुई इसमें से किस पार्टी को कितने वोट मिले। तो सबसे पहले अगेन हम 2008 में जाएंगे। 2008 में आम आदमी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस को मिले लगभग 39,000 यानी कि 40,000 वोट और बीजेपी को मिले 25,799 वोट। और आप ये 25,000 का आंकड़ा याद रखिएगा। फिर 2013 में अरविंद केजरीवाल जी की एंट्री होती है दिल्ली की पॉलिटिक्स में और उन्हें 44,000 के करीब वोट मिलते हैं। बट इसी के साथ साथ बीजेपी का वोट शेयर घट के 25,000 से लगभग 18,000 पे आ गया और कांग्रेस का भी घट के लगभग 18,000 पे आ गया। 2015 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने अपना वोट शेयर बढ़ाकर 57,000 किया, पर बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़कर वापस 25,000 पे आ गया। कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 4,700 पे चला गया। 2020 के इलेक्शन में हम देखेंगे कि बीजेपी का वोट शेयर लगभग सेम रहता है, 25,000 के आसपास। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर यहाँ पे घट जाता है, यानी कि 57,000 से कम होके 46,000 और कांग्रेस का वोट शेयर भी घटता है। अभी हो सकता है आपको ये डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट आगे जब हम देखेंगे कि केजरीवाल जी के खिलाफ आज तक कौन कौन कंटेंडर खड़े हुए हैं, तो ये डेटा आपको समझ आए। अब हम एनालाइज करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने आज तक जिन जिन लोगों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और जीता है, उनमें से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कितने थे, वीक कंटेंडर कितने थे। क्योंकि इस साल उनका जो मुकाबला है वो 2 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स से है, जिनमें से एक है परवेश वर्मा और एक है संदीप दीक्षित। पहले मैं आपको इन दोनों कैंडिडेट्स की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, और जिससे कि आप समझ सके कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी की सीट फंसी हुई क्यों लग रही है। संदीप दीक्षित जो हैं वो दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं। शीला दीक्षित जी इसी असेंबली सीट से इलेक्शन लड़े और जीते और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। संदीप दीक्षित जी जो हैं वो खुद 15th लोकसभा में एमपी थे
ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हुए। मूविंग ऑन, दूसरे कंटेंडर जो बीजेपी की तरफ से केजरीवाल जी के खिलाफ लड़ रहे हैं वो है मिस्टर परवेश वर्मा, जो कि दिल्ली के ही एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं और ये 2 बार वेस्ट दिल्ली से एमपी रह चुके हैं और इनके नाम पे रिकॉर्ड है दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट शेयर से जीत हासिल करने का। इन्होंने 5,78,486 वोट से जीत हासिल की थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पूरी न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही लगभग 1.5 लाख वोटर हैं और ये लगभग 6 लाख वोट से जीत हासिल कर चुके हैं। इसको कंपेयर करते हैं कि आज से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जिनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, क्या वो कंटेंडर स्ट्रॉन्ग थे या वीक थे। सबसे पहला चुनाव उन्होंने लड़ा शीला दीक्षित जी के खिलाफ, जो कि उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 बार जीत चुकी थी और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी थी। बट 2013 का माहौल अगर हम याद करें तो उस टाइम पे जनता में कांग्रेस के खिलाफ हैवी एंटी इनकम्बेंसी ही नहीं थी, एक गुस्सा था, बहुत सारे फैक्टर्स थे। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में इतने सारे स्कैम हुए थे कि जनता त्रस्त हो चुकी थी, परेशान हो चुके थे। उसी समय पे निर्भया कांड भी हुआ था। इस तरह के काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लोग परेशान थे। बाबा रामदेव ने भी आंदोलन किया था, अन्ना हजारे जी ने भी आंदोलन किया था, जिसमें से केजरीवाल निकल के आए। और उसी समय पे केजरीवाल जी के फेवर में भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे कि वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल नए नए थे। वो कहते थे कि मैं भारत की राजनीति बदलने आया हूँ। वो अपने आप को आम आदमी की तरह पोर्ट्रे करते थे, कहते थे मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी लूँगा। बट ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। मैंने कहा था मैं इस वीडियो में पॉलिटिकल बातें नहीं करूँगा एंड आई एम सॉरी कि मैं टॉपिक से डेविएट हुआ हूँ। बट फैक्ट वाइज अगर देखें तो केजरीवाल जी बिल्कुल नए थे और जनता एक बदलाव चाहती थी। तो इस वजह से केजरीवाल जी की लहर और कांग्रेस के खिलाफ हैवी एंटी इनकम्बेंसी और रोष की वजह से उन्होंने आराम से शीला दीक्षित जी को हरा दिया। बट उनकी जो सरकार थी वो अल्पमत की सरकार थी, वो फुल मेजॉरिटी में नहीं थी, तो उन्हें कांग्रेस से ही समर्थन लेके सरकार बनानी पड़ी। जो समर्थन उनसे 1.5 साल बाद वापस ले लिया गया, उनकी सरकार गिरी और दोबारा से इलेक्शन हुए। इस बार केजरीवाल जी के खिलाफ 2 बिल्कुल नए चेहरे थे। जी हाँ, नुपुर शर्मा जी भी केजरीवाल के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। बट जितने पॉपुलर वो आज हैं और जैसी उनकी लहर आज है, इट वाज सो अनफॉर्चुनेट कि बीजेपी ने उन्हें दिल्ली इलेक्शन में नहीं उतारा। बट उस समय वो बिल्कुल नए नए थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके शायद वो आए थे और उन्हें केजरीवाल जी के खिलाफ फील्ड किया गया था। बट फिर भी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो पिछले बीजेपी कैंडिडेट के मुकाबले, जिन्होंने 18,000 वोट लिए थे, नुपुर शर्मा जी ने 25,500 वोट लिए। और दूसरे जो कैंडिडेट थे वो थे कांग्रेस के किरण वालिया जी, वो भी बिल्कुल नए चेहरे थे, कोई खास पॉपुलर नहीं थे और कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी को भी जोड़ लें तो यहाँ पे केजरीवाल जी ने आराम से जीत हासिल कर ली। मूविंग ऑन टू 2020 इलेक्शन, यहाँ पे केजरीवाल जी के खिलाफ अगेन 2 अननोन चेहरे थे जी, मतलब कोई स्टार कैंडिडेट्स या कोई इतने पॉपुलर कैंडिडेट्स नहीं थे। यहाँ पे उनके खिलाफ बीजेपी से सुनील कुमार यादव जी और कांग्रेस से रमेश सब्बरवाल जी खड़े हुए थे। बट अगेन बीजेपी ने अपना वोट शेयर मेंटेन रखा और कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ पे गिर गया। अब आते हैं फिर से 2025 के इलेक्शन में। तो यहाँ पे इन दोनों कंटेंडर्स को मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों वेटरन पॉलिटिशियंस हैं। परवेश वर्मा जी को तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि उन्हें मुश्किल इलेक्शन निकालने का बहुत एक्सपीरियंस है। उन्हें पता है कि किस तरह से अपने कैडर को मोटिवेट रखना है, किस तरह से बूथ लेवल पे जाके उन्हें मैनेजमेंट करनी है और बड़ी विक्ट्री वो ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। तो अब हम अगर सिर्फ वोट्स का हेरफेर भी देखें तो अगर बीजेपी अपना 25,000 का आंकड़ा हर साल, जो कि वो यहाँ पे लेती आ रही है, 25,000 देन अगेन 25,000 अगर वो मेंटेन रखते हैं तो यहाँ पे भी मान लीजिए 25,000 वोट तो हैं ही और परवेश वर्मा जी 2-3 हज़ार वोट एक्स्ट्रा, 4,000 वोट एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है इलेक्शंस मैनेज करने का। तो लेट्स से 29-30,000 परवेश वर्मा जी निकाल लेते हैं। टोटल वोटिंग होती है 80-85 हज़ार के बीच में, तो बचे 50,000 वोट। 50,000 में से अब संदीप दीक्षित जो हैं वो इस समय एक बहुत ही चिंता का कारण बने हुए हैं केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, ये संदीप दीक्षित जी की लेगेसी है, ये इनकी मदर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उन्होंने 15 साल तक यहाँ पे इलेक्शन जीते और 3 बार सीएम रहे हैं। तो संदीप दीक्षित जी के फेवर में एक फैक्टर आ जाता है क्योंकि
इस बार केजरीवाल जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो सारे फैक्टर्स 2013 में कांग्रेस के लिए लागू होते थे, कांग्रेस के खिलाफ लागू होते थे, वो सारे फैक्टर आज केजरीवाल जी पे लागू होते हैं। एक समय किस तरह से बदल गया, और जो फैक्टर उस समय केजरीवाल जी पे लागू होते थे शायद उतनी इंटेंसिटी से नहीं, पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत संदीप दीक्षित एंड परवेश वर्मा जी पे लागू होते। तो लेट्स से संदीप दीक्षित जी किसी तरह प्लस माइनस करके, अब थोड़ी मेहनत करके वो 25 से 30 हजार के बीच में वोट निकाल लेते, 25,000 वोट भी निकाल लेते हैं, तो बचे वही 24-25 हजार वोट जो केजरीवाल जी के हिस्से में आएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परवेश वर्मा जी 30,000 वोट निकाल ही लेंगे, ठीक है, ये बट यहाँ पे जो मार्जिन रहने वाला है ना विक्ट्री का, वो पहले जो जिस तरह से 21,000, 31,000, 25,000 वोट्स का मार्जिन होता था, इस बार इतना मार्जिन नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 2,000, 3,000 वोट्स के मार्जिन से इलेक्शन डिसाइड होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक मार्जिन है। खतरनाक है ना नेगेटिव कॉनोटेशन, क्योंकि इलेक्शन किसी भी साइड जा सकता है। तो अगर सिर्फ वोटिंग का ही फैक्टर होता ना तो भी मैनेज हो जाता, बट इसके अलावा भी केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ और फैक्टर्स भी हैं। एंटी इनकम्बेंसी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो 11-12 साल से मुख्यमंत्री हैं, और जब कोई भी किसी भी पार्टी का कैंडिडेट इतने समय तक सरकार में रहता है तो टेंडेंसी होती है कि हम सबको खुश नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में रोष होता है, ठीक है, तो वो जिसकी वजह से वोट शेयर कम आता है। और अगर हम वोटिंग हिस्ट्री को भी देखें, 2015 से के 57,000 से 2020 में 46,000 पे आ चुके हैं, और 2025 में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हम मिलाएंगे, ऊपर से केजरीवाल जी के ऊपर काफी सारे कोर्ट केसेस, करप्शन चार्जेस, ये सब चल रहे हैं, स्कैम के एलिगेशंस लगे हैं। हो सकता है वो कल को इन सब में निर्दोष प्रूव हो जाएं, बट एक लांछन लग चुका है, एक इल्जाम लग चुका है, जिसकी वजह से इस इलेक्शन में फर्क पड़ने वाला है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स को देखा जाए तो यहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी वाला और गरीब तबके का वोटर बहुत कम है। ये जो एरिया है ये पॉश एरिया है, जिसे कि लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं। तो इसमें पढ़े लिखे वोटर्स हैं जो समझते हैं इश्यूज को, जो न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे, न्यूज़ भी देखते होंगे, जो टॉपिक्स पे अपडेटेड रहते हैं। सो उन्हें ये कह के मनाना कि ये सब तो झूठी साजिश है या ये सब बेबुनियाद है, हो सकता है हो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, कोर्ट का जजमेंट आएगा तब पता चलेगा, बट इस चीज का फर्क पड़ेगा वोटर्स पे। नेक्स्ट जो फैक्टर उनके खिलाफ काम कर रहा है वो उनके अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस। ये सब हम न्यूज़ में बहुत देख चुके हैं, और ये फिर से हमारे डिस्कशन को पॉलिटिकल डायमेंशन में ले जाएगा, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। और अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हर कैंडिडेट के कहीं ना कहीं रह जाते हैं और वो उसके खिलाफ काम करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हाँ इनके कुछ खास अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, तो पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाते हैं। मूविंग ऑन, सीएम फैक्टर। अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब कोई उम्मीदवार खड़ा होता है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को पता होता है कि हमारा उम्मीदवार सीएम बनेगा ही बनेगा, तो उसके जीतने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी के सीएम बनने पर, देसी भाषा में कह रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड्स में नहीं बोल रहा, जब से उनके सीएम बनने पर रोक लगाई है, तो इस बार डिसाइडेड नहीं है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम कौन बनेगा। क्योंकि जैसे विपक्ष भी कहता आ रहा है बार बार कि अगर केजरीवाल जी सीएम बन सकते तो वो इस समय सीएम होते। सुप्रीम कोर्ट की जो कंडीशंस हैं उन्हें फुलफिल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक अनिश्चितता है कि सीएम फेस कौन होगा, केजरीवाल जी होंगे या नहीं होंगे। ऐसे ही हम डेप्यूटी सीएम वाले में देखें तो मनीष सिसोदिया जी को पहले ही डेप्यूटी सीएम डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसा वन पार्टी, सिंगल पार्टी के केस में कभी नहीं होता है। जब भी गठबंधन में इलेक्शन लड़ा जाता है ना, तब डेप्यूटी सीएम डिक्लेयर किया जाता है कि हाँ भाई ये जो हमारी सहयोगी पार्टी है इसके बंदे को हम डेप्यूटी सीएम बनाएंगे। अपनी ही पार्टी के बंदे को बहुत रेयरली या कभी नहीं डिक्लेयर किया जाता। अब उनको डेप्यूटी सीएम डिक्लेयर करने के पीछे भी अलग अलग न्यूज़ एनालिसिस में ये बताया जा रहा है ताकि उनकी जीत निश्चित हो सके कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिसोदिया जी अगर जीतेंगे तो वो डेप्यूटी सीएम बनेंगे। इससे अगला फैक्टर जो केजरीवाल जी के खिलाफ जा रहा है वो है फ्रीबीज फैक्टर। फ्रीबीज फैक्टर कैसे? अब फिर से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेकअप में जाइए, यहाँ पे जो फ्रीबीज हैं वो जनरली गरीब तबके के लिए होती हैं, ठीक है, बट यहाँ पे जो वोटर्स हैं ये एक पॉश एरिया है, ये लुटियंस दिल्ली का एरिया है, तो फ्रीबीज से ना इस एरिया में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। और उसके ऊपर से जो कुछ वोटर्स हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ वोटर हैं जिनको फ्रीबीज से फ़र्क पड़ता भी है,
तो इस बार तो सभी पार्टीज़ भर-भर के फ्रीबीज़ दे रही हैं। ये तो पूरा इलेक्शन ही फ्रीबीज़ का इलेक्शन है। तो एक तरह से ये फैक्टर नल एंड वॉइड हो गया, कैंसल आउट हो गया है। ठीक है? और उसके ऊपर से ऐड ऑन होते हुए बजट का फैक्टर, यानी कि मिडिल क्लास और जो वोटर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उन पे अभी जो बजट आया, तो बजट में जो टैक्स रिलैक्सेशन और उसके अलावा बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनका भी इस इलेक्शन पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो ये तो था कि केजरीवाल जी क्यों हार सकते हैं, बट मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी अभी भी जीत सकती है। कि देखो, इसका रीजन है, पिछले 12-13 साल से वो सरकार में है, ठीक है, और उन्होंने ना अपनी जड़ें बना ली हैं दिल्ली में। अब वो कोई नए प्लेयर नहीं रहे, वो अंडरडॉग नहीं रहे, वो एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं दिल्ली की पॉलिटिक्स में। और उनका ना एक फिक्स्ड वोटर बेस है, जिसको आप कुछ भी कह लो, झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर बेस, मुस्लिम वोटर बेस, कुछ भी कह लो। बट जो कांग्रेस के जो वोटर्स उन्होंने तोड़े थे, वो हो सकता है न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी के साथ ना जाए, बट बाकी दिल्ली में अभी भी बहुत चांस है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ ही जाएंगे। फ्रीबीज, उन्हें फ्रीबीज ऑलरेडी मिल रही हैं, बाकी पार्टीज प्रॉमिस कर रही हैं, और मन में एक संशय रहता है कि आएंगे, पता नहीं कब देंगे, कब नहीं होंगे, इतने दिन तक हमारी फ्रीबीज रुकेंगी। सो दैट फैक्टर ऑल्सो एड्स टू इट। तीसरा है कांग्रेस फैक्टर। अब आम आदमी पार्टी के जो वोटर हैं ना, वो कांग्रेस के ही वोटर ट्रांसफर होके वहां पे आए थे, वो बीजेपी के वोटर नहीं थे। ठीक है, बीजेपी के तो दिल्ली में कोई वोटर ही नहीं थे, सही बताऊं तो। पिछले आप कितने भी इलेक्शंस में देख लो, बिल्कुल नीलबटे सन्नाटा ही रहता है। तो कांग्रेस इस बार भी इतना स्ट्रांगली मतलब दिखाई नहीं दे रही है ग्राउंड पे। ठीक है, शोर हो रहा है, बट अगर किसी भी इलेक्शन एनालिस्ट की हम सुने, तो ग्राउंड पे कांग्रेस इतनी स्ट्रांगली दिखाई नहीं दे रही है। और हमने जनरल इलेक्शंस में भी देखा, कांग्रेस इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाई सेंट्रल के इलेक्शन में से। सो बहुत कम उम्मीद है कि दिल्ली इलेक्शंस में वो कुछ छाप छोड़ पाएंगे, एक्सेप्ट न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे संदीप दीक्षित जी हैं, वो वोट तोड़ने में कामयाब रहेंगे। तो इस बार ये हो सकता है कि पहले की तरह 60, 65, 67 सीट लेके आम आदमी पार्टी ना जीते, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि 35, 36, 37 सीट उनको आराम से मिल जाएंगी और सरकार उनकी बन जाएगी। बट सीएम फेस कौन रहेगा, दैट स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम कौन बनेगा? कमेंट्स में बताइए, और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ पे मैं डेली नया नया कंटेंट, आपको नई नई न्यूज़ से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से भी फॉलो कराओ। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।